नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड के खास बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देवभूमि में फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा है। तो वहीं अब संभावना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं। इसे लेकर शासन अपने स्तर पर काम लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही प्रदेश का जो मौसम रहेगा उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री का दौरा तय होगा। सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। तो खबर है अब चमोली से, अभी भी एक मजदूर बर्फ में फंसा हुआ है। तो वहीं मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। अब तक बर्फ में फंसे 52 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। अब ये मजदूर एवलांच के बाद बर्फ में फंसे हुए थे। तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिलाधिकारी से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत कार्यों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी घटना के बाद से ही लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। तो अभी तक 7 मजदूरों की मौत हो गई है, और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हैं, और बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ भी, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक बताया जा रहा है कि 52 मजदूरों को निकाला जा चुका है, एक की तलाश अब की जा रही है। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ, और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। खबर देहरादून से है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों की अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मंत्री रेखा आर्या ने अब भेड़िया संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि दूरस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों के वीडियो कॉल पर अब लाइव निरीक्षण के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों और बच्चों से आत्मिक संवाद का भी मंच बनेगा। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में मंत्री आर्या ने वीडियो कॉल पर बागेश्वर और उत्तरकाशी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बातचीत की है। साथ ही साथ वीडियो कॉल पर ही केंद्र की किचन आदि का निरीक्षण भी किया गया। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से सुधार के लिए अनेक सुझाव मांगे। हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी महिला कल्याण की, बाल कल्याण की बहुत सारी योजनाओं को जिनके माध्यम से संचालन होता है, तो उस संचालन को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो किस प्रकार से संचालित कर रही हैं, इसका लगातार मॉनिटरिंग करना, और इसमें हमारे कितने बच्चे से लाभार्थी हो रहे हैं, कितने गर्भदात्री आ रही हैं, कितने गर्भवती आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को देखना, इसको चेक करने की एक प्रक्रिया, और साथ में एक संवाद बच्चों के साथ में भी और महिलाओं के साथ में भी, तो एक करने का शुरुआत जो है आज से ही हमने जो इसकी शुरुआत करी है, जिसको हमने बैणी संवाद के नाम से जो है इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया है। निश्चित रूप से आज बागेश्वर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उनकी सहायिका से संवाद हुआ, वहाँ बच्चों से, जहाँ 32 बच्चे जो है वहाँ पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत थे, जो दिन का भोजन भी ले रहे थे। देहरादून में उपनल के 21वें स्थापना दिवस पर अब सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कर्मियों के अब कल्याण के लिए ये घोषणा की है। अब ऐसे में बताया गया है कि कई घोषणाएं उनकी तरफ से जो की गई हैं। स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल के जरिए संबोधित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही उपनल के माध्यम से विदेशों में भी नौकरी मिल पाएगी। उन्होंने राज्यों के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को भी बधाई दी है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की है कि उन्होंने उपनल कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर दिए जाने वाली राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करने की घोषणा की। और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है, और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए, पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया।
इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाई अप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में, हर गांव को हम लेंगे। तो इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। तो बात अगर की जाए, हल्द्वानी में भव्य सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस मेले में देश भर के राज्यों के मुख्य उत्पाद और लोक कलाकार आकर्षण का केंद्र हैं। देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तो इसके अलावा अब वायर सेलर मीट का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि फैशन शो समेत कई आयोजन यहां पर देखने को मिलेंगे। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देखने को मिलेगी, जिसमें अब प्रख्यात कलाकार कमला देवी समेत पहाड़ी और पंजाबी सिंगर भी अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। आपको हम बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने किया है। भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी एक पहल ये भी है कि महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार करने का मौका दिया है। और सैकड़ों समूह हमारे उत्तराखंड में, हजारों समूह हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं जो अपने आप में उद्यमी बन गए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय वो कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस काम को परसू कर रहे हैं और लोगों से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं और अधिकारियों को कहा है कि बहुत ही नजदीक जाकर महिलाओं के ग्रुप बनाएं और उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। भारत में मेलों की संस्कृति आदिकाल से चलते आ रही है। प्राचीनतम काल से यह संस्कृति चली आ रही है और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और कई राज्यों के भारत ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो। काफी उत्साह है यहाँ पे और उत्तराखंड की महिलाएं और बाहर से भी हमारे काफी सारे लोग आ रहे हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और मैं आम जनता से अपील करूंगा कि आइए और मेले का लुत्फ लीजिए। हमने यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है। 17 राज्यों से हमारे पास आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में और उनके यहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं और काफी लोगों ने लगा भी दिए हैं। मुख्य कार्यक्रम यह है कि पहले सेशन में हम विभागों को कुछ गोष्ठियां करा रहे हैं, कुछ वायर सेलर मीट्स करा रहे हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं और उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉल लगे हैं उसमें आम जनता के द्वारा खरीदारी की जाएगी। साथ ही हमारा फूड कोर्ट है जहाँ पे उत्तराखंड के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए जंगल की आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वन विभाग अब दिन रात मेहनत करके आग पर काबू पाने की कोशिश करता है। बात अगर की जाए अब ये कोशिश कितना रंग लाएगी इस सीजन में, ये भी देखने की बात है। इस बार वन विभाग अब शीतलाखेत मॉडल पर अब आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। बात अगर की जाए वन विभाग की टीम और फायर वॉचर ने अब मोहान रेंज के आसपास के रास्ते और मोहान सफारी गेट अब ऐसे में वित्या पानी समेत अन्य क्षेत्रों में सूखे गिरे पत्तों को हटा दिया है। तो वहीं अब बीते 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है जिससे आग की घटनाएं कम करना आसान हो जाएगा। क्षेत्र अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में मोहान वन परिसर के आसपास इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में और बिंतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की नियमित रूप से हम पत्तों को हटा रहे हैं और यहाँ पे सफाई कार्य कर रहे हैं। तो इसी बीच एक खबर देहरादून से सामने आ रही है। अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पछवादून में अभी तक 5 अवैध मदरसे सील कर दिए गए। अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बिजली पानी कम जगह समेत पाई गई कई खामियां और साथ ही यहाँ पर बताएं कि डकरानी में बिना परमिशन के मस्जिद बनाई जो जा रही थी उसे सील कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर है देहरादून से। अवैध मदरसों पर सरकार का एक्शन,
पचवादून में अभी तक 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिजली पानी कम जगह समेत पाई गई कई खामियां, जिसके चलते कार्रवाई को दिया गया अंजाम। और डकरानी में बिना परमिशन के मस्जिद बनाई जा रही थी, उसे सील कर दिया गया है। डकरानी में बिना परमिशन के बनाई जा रही मस्जिद सील कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिजली पानी और कम जगह समेत कई खामियां पाई गई हैं। जो तमाम मानक हैं उनके अनुरूप कार्य नहीं मिला, जिसके बाद एक्शन देखने को मिला। खबर हरिद्वार से है। पंजाब नेशनल बैंक के मॉडल कार्यालय की तरफ से अब स्वयं सहायता समूह केंद्र में कृषि प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, कृषि अवसंरचना कोष योजना एवं अन्य कृषि संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। अब ऐसे में कार्यक्रम के दौरान बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को संबोधित किया और सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी साझा की। हैदराबाद ब्लॉक में कृषि प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जनता के द्वारा, यानी बैंक जो है, जो सरकार का एक अभिन्न अंग है, ये पब्लिक तक पहुँचे। पब्लिक बैंक तक तो जाती ही जाती है, लेकिन अगर बैंक पब्लिक तक पहुँचेंगे तो पब्लिक को ऋण प्राप्त करने में जो हिचकिचाहट होती है, जो थोड़े बहुत बॉटलनेक्स होते हैं, वो दूर होंगे और जनता से बैंकों का जुड़ाव बढ़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, या इंडिविजुअल किसान्स हैं। कई लोगों को लोन का डिस्बर्समेंट भी यहाँ पर किया गया है, लोन सैंक्शन भी किए गए हैं और आज यहाँ पर ये लगे हुए हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई भी कर रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, देहरादून में अब 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो चुका है। इसमें उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियों की तरफ से प्रतिभाग किया जा रहा है। महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय उत्पादों के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाकर अपनी संस्कृति और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महोत्सव में ज्यादातर स्टॉल जनजातियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मंशा ये है कि इस तरह के उत्सव और जो भी जनजातियां, जैसे हमारे प्रदेश में जो 5 जनजातियां रहती हैं, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय समय पर सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसमें हम जो हमारी राज्य की 5 जनजातियां हैं, उनके सामाजिक स्तर को, शैक्षिक स्तर को उठाते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों के वहाँ जैसे अभी कई विद्यालय चल रहे हैं, कई हमारे वहाँ ATS चल रहे हैं, कई हॉस्टल्स हैं और भी कई तरह के जो योजनाएं हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और उनके केंद्रीय मंत्री एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हम लोग इसको करते हैं। तो खबर काशीपुर से, जहां पर रमजान पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। काशीपुर कोतवाली में आयोजित अमन कमेटी की बैठक में कोतवाल ने कहा कि नशा युवाओं को दीमक की तरह चाट रहा है, इसे अब हर साल खत्म करना होगा। और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे का कारोबार करने वाले की गुप्त जानकारी पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, उसे उजागर नहीं किया जाएगा। नशे के धंधे में लिप्त किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में बिजली, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम रहेंगे। उसके माँ बाप उसे जवान करते हैं, जवान में नशे में आ जाता है और वो उस टाइम मर जाता है। और वो बुजुर्ग लोग जीते जी अपने बड़ी उम्र, जवानी उम्र में मर जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग, सभी समाज के लोगों से, कि ये इस ड्रग्स को, इस नशे को जहाँ कहीं भी हो रहा है उसके बारे में जरूर सूचना दें, पुलिस को बताएं और उसका विरोध करें, उसको ना करने का काम। तो हमारे यहाँ का शहर कोतवाल अमरचंद शर्मा जी ने ये पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उसकी हमने मांग की है, जो उन्होंने कहा कि ये पूरी होगी। कोतवाल साहब ने बड़ा अच्छा एक ये क्वेश्चन किया कि सब लोग इस पाक और मुकद्दस महीने में एक इस तरह का प्रण लें
ड्रग्स के लिए आप लोग पुलिस प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि सब जानते हैं कि ड्रग्स कौन बेच रहा है। एक मानवता के उसमें बहुत बुरी चीज है और इस पर बैन लगना चाहिए। हम लोग भी पुलिस प्रशासन के साथ हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि इसको खत्म करने के लिए हम पूरा सहयोग करें। पथरी थाना क्षेत्र में 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से सघन चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला, जिसमें आरोपी के पैर में गोली जा लगी और पुलिस ने बदमाश को तुरंत जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है। थाना पथरी क्षेत्र में एक वादी द्वारा नाम पहचान उसकी छुपाते हुए उनकी नाबालिग बच्ची के साथ एक रेप का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और वादी द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि जब उसके द्वारा आरोपी को रोकने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा उसको तमंचा दिखा के वो वहां से फरार हो गया। पुलिस को ये प्रथम सूचना मिली थी, क्योंकि बच्ची की हालत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा तत्काल बच्ची को यहाँ से एम्स रेफर किया गया। उसके साथ हमारी टीम साथ गई है, जिसमें एक लेडीज सब इंस्पेक्टर साथ में ही है और उनका वहाँ पर उपचार किया जा रहा है। इसी बीच पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे और क्योंकि ये बात हमारे संज्ञान में थी कि आरोपी के पास तमंचा भी है, इसलिए पुलिस के द्वारा एहतियातन उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा पुलिस पर जब फायर किया गया, पुलिस ने जवाबी फायर में उसको अभी उसके पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में यहाँ लाया गया है। तो खबर अब हरिद्वार से आपको बता दें, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब एसएसपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद से जिले भर में चेकिंग लगातार जारी है। बीती रात थाना प्रभारियों की बैठक में सख्त आदेश मिलने के बाद पुलिस ने अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पर संदिग्धों की जांच शुरू की है। तो त्योहारों से पहले आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। अब हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की तलाशी भी ली जा रही है, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का साप्ताहिक सत्यापन अभियान तेज हो गया है। अब पुलिस ने रानीपुर, कोतवाली, ज्वालापुर और साथ ही सिडकुल समेत कई थाना क्षेत्रों में घर घर जाकर किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले कई मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया। पुलिस का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की जा रही है। बिना सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर देने पर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और बरसात देखने को मिल रही। तो वहीं इसके चलते चमोली के बांडा में हादसा भी हुआ, लेकिन अब मौसम विभाग से अब राहत की खबर सामने ये आई है कि मौसम विभाग का कहना यह है कि अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। जबकि अगर बात कर ली जाए कहीं कहीं पर पहाड़ी जिलों में बात करें तो हल्की से मीडियम बरसात और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इन दिनों पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जो एक्टिविटी मौसम को लेकर है वो देखने को नहीं मिलेगी। वीक तक की मैं बात करूं तो कोई विशेष अब एक्टिविटी है नहीं। आज भी मौसम करीब करीब साफ ही है। प्रदेश में छुटपुट एक्टिविटी जो होगी कुमाऊं रीजन में है और बहुत लाइट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में भी एकाध जगह में मिलेगी। तो ये है कि क्लाउडिंग तो थोड़ी आज है, लेकिन कल देखेंगे तो कल क्लाउडिंग भी खत्म हो जाएगी, साफ रहेगा पूरे दिन भरी मौसम जो है उत्तराखंड में। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है, हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी। तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे मिलेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 तारीख को है, लेकिन जब 4 से आप देखेंगे तो फिर से मौसम साफ है और पूरा 6, 7, 8 तारीख तक जो मौसम साफ है। तो इस तरह की है, तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा जो अब मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। 3 तारीख को छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।